अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइट। लेकिन आज की सल्फाइट की एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ सल्फाइट। आरजे तो चला गया था, लेकिन हानम को उलझन में डाल गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में नेमतों से इतना नवाजा गया शख्स नहीं देखा था। जहां उसे आरजे पर रश्क आया था, वहीं अफसोस भी हुआ था कि ऐसे नवाजे हुए शख्स का क्या फायदा जिसे कुछ नजर ना आता हो। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। महरू शॉक्ड सी हानम के पास आई थी। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी है, हानम ने संजीदगी से जवाब दिया था। प्रोफेसर जा चुके थे और कुछ देर बाद वो दोनों भी क्लास से बाहर निकल आई थीं। उम्मे हानम, उसे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी थी। हानम ने जैसे ही पलटकर उस्मान मलिक उसके सामने खड़ा था। कैसे हैं आप? वो खुश दिली से पूछ रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने आपको अपनी टीम का हिस्सा बनने की ऑफ़र की थी। आपने बताया नहीं कुछ। वो पूछ रहा था। जी मुझे याद है। दरअसल पेपर्स हो जाएं फाइनल तो मैं सेमिनार अटेंड करना शुरू कर दूंगी। हाना ने सलीके से जवाब दिया था। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से एग्जाम्स दें और फिर मेरी टीम की मेंबर बने। वो मुस्कुराकर कहता वापस जा चुका था, जबकि वो दोनों भी गेट की तरफ बढ़ गई थी। उनके फाइनल पेपर शुरू हो गए थे। हर कोई किताबों और नोट्स में सर दिए पढ़ता नजर आता था। कुछ देर पढ़ने के बाद हाना मुख्ता जाती थी और फिर मोबाइल पकड़कर वीडियोस देखना शुरू कर देती थी। अभी भी वो यूट्यूब पर किसी लड़के का इंटरव्यू सुन रही थी जो मुसलमान होने से पहले मुल्हिद था और अब अपनी कहानी सुना रहा था। मैं किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता था। मुझे लगता था कि कोई भी मज़हब मुकम्मल नहीं है। मेरा दोस्त यहूदी था। मैंने ऐसे ही शौकिया तौर पर यहूदियत का मुताला किया और मैं मुतासिर हुआ। मुझे लगा मुझे ये मज़हब अपनाना चाहिए। लेकिन मेरी किस्मत, यहूदियों के रबी ने कहा कि वो अपने मज़हब में किसी को दाखिल नहीं होने देते। मुझे अफसोस हुआ और फिर अल्लाह का करम हुआ। इस्लाम को पढ़ा जाना और फिर दिल ईमान ले आया। एक मिनट, ये क्या कह रहा था? महरू एकदम चौंकी थी। क्या? हानम हैरान हुई। यही यहूदी वाली बात। महरू हैरान थी। हाँ, ठीक कह रहा था वो। यहूदी किसी बाहर वाले को अपने मज़हब में दाखिल नहीं होने देते। हानम ने बताया। क्या तुम्हें नहीं पता था? हानम ने पूछा। नहीं, मुझे तो अभी पता चला। महरू हैरान सी बता रही थी। इसकी वजह क्या है? वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बनी इसराइल अल्लाह ताला की सबसे लाडली कौम थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे। यहूदियों को लगता है कोई कौम उनसे बढ़कर नहीं है, और अगर उन्होंने बाहर से किसी इंसान को अपने मज़हब में दाखिल किया तो उनकी कौम नापाक हो जाएगी। उनकी सदियों से चली आ रही लाडली और पाक नस्ल का तसलसल टूट जाएगा। हाना ने मुख्तसरन जवाब दिया था। कमाल है। मेहरू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले वो कोई और सवाल करती, हाना ने मोबाइल रखने के बाद अब पढ़ने के लिए नोट्स उठा लिए थे और वो खामोश हो गई थी। आखिरी पेपर की तैयारी के लिए वो दोनों मेन लाइब्रेरी आई थीं। लाइब्रेरी में दाखिल होने पर दाईं तरफ शेल्फ लगे थे। हर शेल्फ के अंदर बॉक्स बने थे और अब उन पर नंबर लिखा हुआ था। बैग, किताब या नोट्स वगैरह लाइब्रेरी के अंदर ले जाना सख्त मना था। मेहरू ने आगे बढ़कर काउंटर पर बैठे अंकल से दो पास लिए थे। ये पास उन बॉक्स के एक तरह की चाबी थे जो शेल्फ में बने थे, और फिर उसने अपने और हानम के बैग को शेल्फ में रखा था। वापसी पर यही पास वापस करने पर उन्हें बैग वापस मिल जाने थे। एग्जाम्स के दिन थे। लाइब्रेरी स्टूडेंट से खचाखच भरी नजर आती थी। आम दिनों में भी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद लाइब्रेरी में मौजूद होती थी। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जहाँ 1 करोड़ के करीब किताबें, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, हर चीज़ मौजूद थी। एंट्री डोर पर दोनों ने अपना कार्ड स्कैन किया था और फिर वो दोनों लाइब्रेरी में दाखिल हुई थीं। सामने एक कंप्यूटर पर हानम को आरजे बैठा नजर आ गया था। क्या वाकई ये किताबें भी पढ़ता है? उसे देखकर हानम ने महरू से पूछा था। पढ़ता ही होगा। अब बिना पढ़े गोल्ड मेडल कौन हासिल कर सकता है? महरू ने जवाब दिया था। वो दोनों ग्रुप स्टडी के लिए आई थीं और ग्रुप स्टडी का सेशन दूसरे फ्लोर पर था। मुझे से मिलना है। इनफैक्ट मुबारकबाद देनी है, महरू कहते हुए आरजे की तरफ बढ़ी थी।
इस बात की मुबारकबाद। हानम हैरान हुई थी। मिकी बता रहा था कि आरजे की मंगनी हो गई है। महरू ने गोया धमाका किया था। हानम तो मुंह खोले उसकी बात सुनकर रह गई थी। क्या वाकई? वह हैरान हुई थी। हाँ, महरू शरारत से कहती आरजे की तरफ बढ़ गई थी जब हानम हवन्नक सी उसे जाता देख रही थी। हेलो आरजे। महरू ने उसके पास जाकर आरजे को मुखातिब किया था। हाय। महरू को देखता हुआ वो खुशदिली से मुस्कुराया था। गर्दन मोड़कर देखा तो थोड़े से फासले पर मुंह बनाए खड़ी हानम उसे नजर आ गई थी। वो जेरे लब मुस्कुरा दिया था। आप भी किताबें पढ़ते हैं? महरू ने पूछा था। जी, कह सकती हैं आप। वो बात गोल मटोल कर गया था। बहुत खुशी हुई आपकी शानदार कामयाबी का सुनकर। थैंक्स प्रिटी लेडी। वो बिना देखे भी महसूस कर सकता था कि हाना उस वक्त कितने गुस्से में थी। लगता है आपकी दोस्त काफी गुस्से में है। अगर आप 1 मिनट से पहले यहाँ से ना गई तो वो आपको कच्चा चबा जाएगी। आरजे ने शरारत से कहा था। नहीं, वो शॉक्ड है। मेहरू ने जवाब दिया था। किस बात पर? आरजे हैरान हुआ। मैंने उसे कहा है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है। रियली? आरजे का कहका बुलंद हुआ था। और आपकी दोस्त इस वक्त सोच रही होगी कि किसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। वो हंस रहा था। दांत तो ऐसे निकाल रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो। पता नहीं किसकी किस्मत फूटी है जो इसकी जिंदगी में आ गई। हाँ ना, उसे कहका लगाते देखकर बड़बड़ाई थी। क्या बात है? इतना जानते हैं आप हानि को? मेहरू हैरान हुई। जी, इससे भी ज्यादा। बेशक जाकर पूछ लें। वो इस वक्त यही सोच रही है। वो पुरएतमाद था। ठीक है, फिर मिलते हैं। इससे पहले हानम वहां आती मेहरू उसे बाय कहती हानम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि आरजे उन दोनों को दिलचस्पी से सीवीएम की तरफ जाता देख रहा था। अगले दिन आखिरी पेपर के बाद वो दोनों मिलीनियर पर बैठी थी। कुछ देर बाद मिकी, आरजे और रुशना, जो स्मारक की बहन और प्रिंसिपल की बेटी थी, वहां आ गए थे। आज आरजे सबको अपनी मंगनी की खुशी में ट्रीट दे रहा है। मेहरू ने उसका जिक्र लाजमी करना था। तो हानम का लहजा सख्त था। हमें भी जाना चाहिए। मेहरू ने मुस्कुराहट दबाकर कहा था। भाड़ में जाए वो और उसकी ट्रीट। मुझे कोई शौक नहीं है। और तुम बार बार उसका जिक्र मत किया करो। हानम चिढ़ गई थी। अच्छा ठीक है, गुस्सा तो मत करो। आज तो आज़ादी का दिन है। मेहरू मुस्कुराई थी। कुछ देर बाद मिलीनियर के सामने गाड़ी रुकी थी और उसमें से एक स्टाइलिश सी लड़की निकली थी। वो अब आरजे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आरजे। वो उसके पास आने पर चिल्लाई थी। आरजे चौंक कर उसे देखा था। कौन हो तुम? वो अजनबी से पूछ रहा था। भूल गए इतनी जल्दी? लेकिन मैं नहीं भूली। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? लड़की की आवाज़ रुंध गई थी। एक्सक्यूज मी मिस, क्या बोल रही हो तुम? 1 साल का रिलेशनशिप रहा है हमारा। ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो? जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो तुम उकता गए मुझसे। छोड़ दिया मुझे। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती और ना छोड़ सकती हूँ। वो चिल्ला रही थी। चिल्लाओ मत और दिमाग खराब मत करो मेरा। तुम्हें अब तक कितने लड़कों से प्यार हो चुका है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अब जाओ, यहाँ से तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आरजे का लहजा बर्फ जैसा सर्द था। वहां मौजूद तमाम स्टूडेंट्स हैरत और दिलचस्पी से उन्हें देख रहे थे। हानम के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। प्लीज़ आरजे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना लो। वो लड़की रोने लग गई थी। मैंने कहा ना, दिमाग खराब मत करो। जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो देखना, बहुत बुरा होगा। वो उसे धमकी देती जा चुकी थी, जबकि आरजे पुरसुकून हो चुका था। लोग अपने अपने कामों में दोबारा मशगूल हो चुके थे। अचानक आरजे की नज़र हानम पर पड़ी थी, जो खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रही थी। क्या था? मेहरू लड़की के जाने के बाद बोली थी। तुम्हारे आरजे का लगाया हुआ तमाशा। हानम ने एक एक लफ्ज चबा कर कहा था। उफ, मेरा आरजे। मेहरू बिला बिला इख्तियारी हंसी थी। अब वो तीनों अपनी टेबल से उठ चुके थे। गुजरने के रास्ते मेहरू और हानम की टेबल के पास से थे। अल्लाह पाक दिल तोड़ने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। हानम के लहजे में बला की कार थी। पास से गुजरता आरजे फौरन रुका था। वो उसकी बात सुन चुका था। दर हकीकत उसे ही ये बात सुनाई गई थी। कमाल है मिस हानम। अल्लाह का इन सबसे क्या ताल्लुक? वो पलट कर अब हानम से पूछ रहा था।
हानम एकदम गड़बड़ा गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो यूं सवाल करेगा। यकीन नहीं होता कि 21वीं सदी में भी कोई कैसे खुदा पर यकीन कर सकता है, जब साइंस हर मैदान में इजादात कर रही है और एक हमारे लोग हैं जो खुदा की रट लगा कर बैठे हैं। वो आम से लहजे में बात कर रहा था। तुम ना मानो, किसी ने फोर्स नहीं किया तुम्हें। वो दूसरों के सामने उसे आप कहती थी, लेकिन आज वो भरम ही खत्म कर दिया था। वो सबके सामने ही तुम पर उतर आई थी। लेकिन आप तो खुदा पर यकीन रखती हैं, तो फिर दलाइल से साबित करें कि खुदा है। आरजे पूछ रहा था। चलो यार आरजे, हर वक्त बहस नहीं करनी चाहिए। मिकी ने उसे बुलाना चाहा था। चलो आरजे, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। रुश्ता ने बालों को झटका देते हुए कहा था। तुम लोग जाओ, ये मेरा मसला है। मैं जिसे चाहे बहस करूं। रुश्ता की बात पर उसे गुस्सा आया था। मैं खुदा को मानती हूँ, तुम नहीं। मुझे दलाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें है। और जिसे ज़रूरत होती है वही ढूंढता है। इतनी जहानत लिए फिरते हो तो ढूंढ लो दलाइल। क्या इतना सा भी नहीं कर सकते तुम? वो चैलेंज करने वाले अंदाज में कहती वहां से चली गई थी। एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी। मेहरू उसके पीछे लपकी थी। वो जब भी मिलते थे सब उलट होता था। ना चाहते हुए भी उनकी बहस हो जाती थी। हानम ने पहली बार उसके सवाल का जवाब देने से इनकार किया था। आर्चे जानता था कि अगर वो चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। यानी वो उसे इतना खार खाने लगी थी कि उसकी बात का जवाब देना भी पसंद नहीं करती थी। पेपर्स के बाद उन्हें एक हफ्ते की सेमेस्टर ब्रेक मिली थी। 8 दिन बाद वो दोबारा डिपार्टमेंट में मौजूद थे। आज फिर सेमिनार था। उस्मान मलिक उसे ढूंढ रहा था। आखिर वो उसे ग्राउंड में नजर आ ही गई थी। क्योंकि फरवरी का महीना था, बादल उमड़ उमड़ कर आते थे। सर्दी कम हुई थी लेकिन ख़त्म नहीं। है ना, कैसी हैं आप? वो उसके पास पहुंच चुका था। जी मैं ठीक हूँ। आज सेमिनार है, आप जानती हैं। आज तो आप मेरे साथ चले। आप मेरी टीम का हिस्सा बन चुकी हैं। उस्मान मलिक ने कहा था। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं दावा नहीं करती कि मैं ठीक से काम कर पाऊंगी या नहीं। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगी। वो पुरुम्मीद सा कह रहा था। ठीक है, फिर चलें। उसे खामोश देकर उस्मान मलिक ने दोबारा पूछा था। इससे पहले हानम को जवाब देती उसके मोबाइल पर रिंग हुई थी। घर से आसिया बेगम का फ़ोन था। अब मैं कुछ देर में आती हूँ। हानम ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा था। ठीक है, जल्दी आए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। वो मुस्कुराकर कहता वापस पलट गया था, जबकि हानम ने कॉल रिसीव करने के बाद फ़ोन कान से लगाया था। दूर एक शख्स ने हसद भरी नज़रों से दोनों को देखा था। मेहरू को अक्सा किसी काम के लिए दूसरे डिपार्टमेंट लेकर गई थी, इसीलिए आज वो अकेली थी। कुछ देर बात करने के बाद हानम सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ गई थी। अंदर शायद सेमिनार शुरू हो चुका था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, नीलम, जो कि उस्मान मलिक की टीम की मेंबर थी, उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। तुम अंदर नहीं जा सकती, नीलम ने गुस्से से कहा था। लेकिन क्यों? हानम हैरान हुई थी। मेरी मर्जी? ये जो तुमने खेल खेला है ना, सब अच्छे से जानती हूँ। उस्मान को अट्रैक्ट करने के लिए तुमने ये सब किया। तुम टीम का हिस्सा तो बन गई हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके करीब नहीं होने दूंगी। नीलम फनका रही थी। हानम का दिमाग उसकी बात सुनकर धक से उड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी। आपका दिमाग तो ठीक है मिस नीलम। हानम को गुस्सा आया था। मेरा तो ठीक है, लेकिन शायद उस्मान को देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं कि मैं और उस्मान कजन्स हैं और बहुत जल्द हमारा निकाह होने वाला है। तो अपनी घिनौनी चालों से बाज आ जाओ। हानम का दिल किया था कि एक जोरदार थप्पड़ उस नीलम की रसीद करे, लेकिन वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसे दुख हुआ था। लोग कैसे इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरों पर। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे आपके उस्मान मलिक और उनकी टीम का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और आप सीनियर हैं। आइंदा ऐसी बात करने से पहले सोच लीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपसे कुछ कहूँ। हानम ने कुछ पर जोर दिया था। उसका मतलब इंसल्ट था। वो उसका जवाब सुने बिना बिना वापस ग्राउंड में आ गई थी। ग्राउंड खाली था। कुछ स्टूडेंट सेमिनार के नाम पर ही डिपार्टमेंट से भाग जाते थे, जबकि कुछ की क्लास हो रही थी और बाकी सेमिनार हॉल में थे। वो लकड़ी से बने बेंच पर बैठ गई थी। आंखें नम होना शुरू हुई थी। वो अच्छा करना चाहती थी तो बुरा हो जाता था। वो जो सोचती भी नहीं थी, लोग वो इल्ज़ाम लगा देते थे उस पर। वो अपने बैग पर उंगली से कुछ लिख रही थी। आंसू को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। गर्दन झुकी हुई थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने आंखें ऊपर की तो लोग उसके आंसू देख लेंगे। वो जितनी सख्त दिल नजर आती थी, उतनी एहसास भी थी।
छोटी छोटी बातों पर आंखें भर आती थीं। जाने जिंदगी के किस तजर्बे ने उसे तल्ख बना दिया था। वो पहले तो ऐसी नहीं थी। उसे शदीद गुस्सा आता था। कुछ ही पल गुजरे थे जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा था। उसकी गर्दन और झुक गई थी। ओह, तुम इस समय हानम रोती भी हैं। स्ट्रेंज। मुझे तो लगा था कि वो अपने काटदार लहजे से बस दूसरों को घायल करती हैं। आवाज पर जैसे हानम को करंट लगा था। उसने मुड़कर अपने दाएं तरफ देखा था। आरजे बेंच के ऊपर चढ़कर बैठने वाले हिस्से पर पांव जमाए टेक लगाने वाले हिस्से पर चढ़कर बैठा था। हानम ने फटाफट आंखों में आई नमी को साफ किया था। वो सेमिनार हॉल में थे। हानम उसे वहां देखकर हैरान हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो गुस्से से बोली थी। जो तुम कर रही हो, यानी आंसू बहा रहा हूँ। वह कहका लगाकर हंसा था। हानम जानती थी वो उसे जलाए बिना बाज नहीं आने वाला था। तुम तो सेमिनार में थे ना? हाँ, था तो। एक बेवकूफ लड़की से बहस करनी थी, लेकिन वो डरकर भाग गई। वहां आई ही नहीं तो मैं भी बाहर आ गया। वो शरारत से कह रहा था। हानम ने घूर कर उसे देखा था। एक बात तो बताओ। उसके लहजे का अंदाज एकदम बदला था। हानम ने सवाली नजरों से उसे देखा था। ग्रे आंखें रोने के बायस गुलाबी हो चुकी थीं। पलकें नम थीं। क्या मुसीबत है यार, वो बड़बड़ा कर कहता चेहरे का रुख मोड़ गया था। उसकी नम आंखें आरजे का दिमाग खराब कर रही थीं। क्या बात? हानम ने पूछा था। वो उसकी बड़बड़ाहट नहीं सुन पाई थी। कभी कभी किसी इंसान को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि उस इंसान से हमारा सदियों पुराना ताल्लुक है। ऐसा क्यों लगता है कि वो इंसान हमें पहले भी कहीं मिल चुका है। वो हमें अपना जैसा क्यों लगता है। आरजे की बात सुनकर हानम फीकी सी हंसी हंस दी थी। उसे आरजे से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। वह हैरान भी हो रही थी। वो कितने नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था। ना कोई गुस्सा न तंज। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो वाकई किसी उलझन का शिकार हो। ठंडी हवा दोनों के चेहरों को छूकर पलट रही थी। मौसम काफी खुशगवार था। तुम तो खुदा पर यकीन नहीं रखते। तुम आलम अरवाह को क्या मानोगे? ये सब रूहों के खेल है मिस्टर आरजे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या मतलब? आरजे ने उलझन आमेज लहजे में पूछा था। मतलब ये कि इस जहाँ के अलावा और भी जहाँ हैं। और एक रूहों का जहाँ है। तुम्हारे पास स्कैनिंग आइज है ना? लेकिन तुम फिर भी वो सब नहीं देख पाते जो मुझे नजर आता है। हाना ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा था। ये उसका पसंदीदा मौजू था। बादलों से ढके आसमान ने उसे पुरसुकून किया था। जाने वो वहां किसे देख रही थी। बहुत कुछ नजर आकर भी बहुत कुछ छुपा होता है। उसे देखने के लिए बसीरत की ज़रूरत होती है, जो शायद तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक वक्त आएगा जब तुम्हें सब नजर आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब तुम किसी चीज़ का इनकार नहीं कर पाओगे। लेकिन न जाने वो वक्त कब आएगा। ये रूहों का जहां कौन सा है? आरजे ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना सवाल दोहराया था। क्या रूह पर यकीन है तुम्हें? हानम के सवाल पर वो चौंका था। वो वाकई रूह जैसी किसी चीज पर भी यकीन नहीं रखता था। जब रूह पर यकीन नहीं है तो उसके जहां के बारे में जानकर क्या करोगे? वैसे भी वो दूसरा जहां है। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की बात नहीं है। हानम का लहजा जज्बाती हो गया था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा था। बारिश की पहली बूंद ने उसके चेहरे को छुआ था। हानम आंखें बंद कर गई थी। बादलों की गरजने की जोरदार आवाज के साथ बिजली चमकी थी। बिजली की चमक में उसके चेहरे पर कुछ चमका था। वह एक दिलफरेब मंजर था। आरजे ने खुद को उस वक्त बहुत बेबस महसूस किया था। उसके अल्फाज गुम होने लगे थे। बारिश की बूंदों ने शिद्दत पकड़ी थी। यकलख्त हर तरफ गहरे स्याह बादलों की वजह से अंधेरा सा फैल गया था। हानम ने अपने बैग को संभालते हुए बेंच से उठी थी और गेट की तरफ बढ़ा दिए थे। उससे पहले बारिश तेज होती वो हॉस्टल पहुंचना चाहती थी। आरजे की नज़र बेंच पर रखे उसके मोबाइल पर पड़ी थी। उसने बेख्तियार ही हाथ बढ़ाकर हानम का मोबाइल उठाया था। डोंट टच माई फोन यू मगल्स। वॉल पेपर पर लिखा था और नीचे एक सांप मुंह खोले डसने को तैयार था। आरजे का बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ था। उसने चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखा था। उसका चेहरा बारिश से भीग गया था। वो बेतहाशा हंस रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई वो उस लड़की का मोबाइल था। अपना मोबाइल मुझे गिफ्ट करने का इरादा है क्या मिस जादूगरनी? वो ऊंची आवाज में चिल्लाया था। हाँ ना। करंट खाकर पलटी थी। फिर तेज तेज कदमों से उसकी जान बढ़ी थी। आरजे दिलचस्प नजरों से उसे देख रहा था। हानम ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा नहीं झपटा था।
और फिर एक घूरी से नवाजती वापस जा चुकी थी। वो बारिश में बैठा भीग रहा था। फिर हाथ बढ़ाकर उसने अपनी जैकेट से अपना मोबाइल निकाला था, जिसके वॉल पेपर पर डोंट टच माई फोन यू ब्रोमाइड्स लिखा चमक रहा था। ब्रोमाइड्स आम लोग थे, जबकि हैरी पॉटर सीरीज के मुताबिक मगल ऐसे लोग थे जो आम होते थे, जिन्हें जादू नहीं आता था। दोनों के मोबाइल का वॉलपेपर एक ही पैगाम देता था कि आम लोगों, हमारे फ़ोन को मत छुओ। वो कितनी ही देर बारिश में बैठा भीगता और हंसता रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया में कोई था जो उसके जैसे सोचता था। और कौन कह सकता था कि वो दो लोग एक जैसे नहीं थे? कौन कह सकता था कि वो दोनों सल्फाइड नहीं थे? और कौन कह सकता था कि वो दोनों जादूगर नहीं थे? कौन कह सकता था? हाना 2 दिन डिपार्टमेंट नहीं गई थी। उसे बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग गई थी। डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स गाला की तैयारियां चल रही थी। आज उनके डिपार्टमेंट में मुशायरा था। मशहूर शायरों को दावत दी गई थी। शाम को 5 बजे वो तैयार होकर डिपार्टमेंट पहुंच गई थी। हर जगह रंग बिखर पड़े थे। खुशबुओं में बसी लड़कियां देखने लायक थीं। डिपार्टमेंट के बाहर जन्नत रोड पर रौनक लगी हुई थी। शायरों ने हमें बोर ही करना है। आरजे, तुम ही कुछ सुना दो। स्टूडेंट्स उसके पीछे लगे हुए थे। उसकी नजरें हानम को ढूंढ रही थी। हानम किस तरह की लड़की है? उसे लड़कों में क्या अच्छा लगता है? वो चाहती है कि कोई लड़का बारिश में उसके लिए गुनगुनाए। आरजे कुछ दिन पहले उस्मान मलिक और महरू की बातें सुन चुका था। यकीनन अब वो उसकी ये शाम खराब करने वाला था। अचानक उसकी नज़र कैफे के पास दरख्तों के नीचे खड़ी हाना पे पड़ी थी। वो खबासत से मुस्कुराया था। गिटार थामने के बाद अब वो गुनगुनाना शुरू हो गया था। स्टूडेंट्स खामोश हो चुके थे। महरू के साथ बातें करती हाना गिटार की आवाज़ पर चौंकी थी। कुर्सियों, दरख्तों और पौधों पर भी रोशनी की सजावट की गई थी। ये पूरा हफ्ता बारिशें थीं और उस वक्त भी ठंडी हवाएं हड्डियों में घुसी जा रही थीं। हानम ने पलटकर आरजे की तरफ देखा था। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के। वो गिटार थामे गुनगुनाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। हानम हैरत से गंग मुंह खोले से देख रही थी। आरजे की आंखों में अजीब सी अलोही चमक थी। वह चमक आज से पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। उसकी आंखें कुछ और पैगाम दे रही थी, जैसे वहां मौजूद कोई शख्स नहीं पढ़ पाया था। दिल कह रहा है गुनाहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। वह अब उसके गिर्द घूम रहा था। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मैं खुशनुमा सुबह तुम हो। वह अब मुस्कुराता दूसरी लड़कियों की जानब बढ़ गया था। मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो। वो गुनगुना था, अपना काम खत्म करके डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया था। स्टूडेंट्स उसके पीछे गए थे। हानम ने घूरकर महरू को देखा था। कसम ले लो, मैंने इसे तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में नहीं बताया। महरू ने सफाई दी थी। हानम का मूड बिगड़ा था। उसने कितने दिल से ख्वाहिश की थी और वो आरजे पानी फेर गया था उसके अरमानों पर। मैं तुम्हारे दोस्त की लव स्टोरी का हीरो नहीं हूँ, बल्कि विलन हूँ, विलन। और मुझे विलन बनकर उसकी जिंदगी खराब करने का शौक हो रहा है। महरू के मोबाइल पर मैसेज आया था। वो कहकहा लगाकर हंसा था। मैसेज पढ़ने पर हानम का पारा हाई हुआ था। अल्लाह करे उसका गिटार टूट जाए। उसकी उसकी हानम ने मुंह और मुठियां भींच कर खुद को और बददुआ देने से रोका था। उसकी हालत देखकर महरू का कहकहा बुलंद हुआ था। और कितनी ही देर हंसती रही थी। हानम गुस्से से मुंह फुलाकर वहीं जन्नत रोड पर बैठ गई थी। रोशनियों से जगमग करते जन्नत रोड पर लोगों, स्टूडेंट्स ने उसे तैयार शियार नीचे बैठा तो मजाक उड़ाते अंदर चले गए। बस करो हानी, अब चलो ना अंदर, मुशायरा शुरू हो चुका होगा। महरू ने हानम से कहा। मुझे हॉस्टल जाना है। वो मनहूस आरजे अंदर मौजूद है, उसके होते हुए मैं खुश नहीं रह सकती। हानम ने दुहाई दी थी। महरू ने मुश्किल से अपनी हंसी को जब्त किया था। वो जा चुका है हानी, महरू ने मुस्कुराते हुए बताया था। क्या वाकई? हानम चौंकी। हाँ सच्ची। महरू ने उसे यकीन दिलाया था। ओके, फिर चलते हैं। वो झट से खड़ी हो गई थी, जबकि महरू उसके यूं मूड बदलने पर हैरान रह गई थी। वैसे इतना तो बुरा नहीं है वो, महरू ने खफी से कहा था। मैंने कब कहा वो बुरा है? बल्कि वो निहायत बुरा है। हानम भी जिद्दी थी। महरू अफसोस से सर झटकती डिपार्टमेंट में दाखिल हुई थी। मुल्क के मशहूर शायरों को बुलाया गया था। मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा था।
حانم کے غور کرنے پر آرچر سے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ واقعی جا چکا تھا۔ حانم نے اس کی غیر موجودگی پر شکر ادا کیا تھا۔ رات سے نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سے احساسات کے ساتھ حانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کوئی اس پر جھکا اسے اٹھا رہا تھا۔ ہانی اٹھو، ہانی، وہ مہرو رو رہی تھی۔ کیا ہوا مہرو؟ حانم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہانی وہ ماما، مہرو سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے حانم کے گلے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا ہانی کو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ حانم کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مہرو نے مشکل سے روتے ہوئے بتایا تھا۔ یا اللہ خیر! حانم کا دل دہل گیا تھا۔ اچھا تو تم چپ کرو، رو مت۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بھائی نے بتایا، وہ لینے آ رہا ہے، ماما ہاسپٹل میں ہے، آئی سی یو میں۔ یہ سب سن کر ہانی کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے مہرو کو پانی پلایا تھا۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ حانم کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پر گئی تھی جہاں رات کو گارڈ ڈیوٹی دیتا تھا۔ اسے کاؤنٹر پر موجود گارڈ کو سب بتایا تھا جس نے وارڈن کو کال کی تھی۔ مہرو کے گھر فون کرنے پر انہیں خبر کی تصدیق مل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مہرو اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ وارڈن نے حانم کو اس وقت مہرو کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حانم کو غصہ تو آیا تھا، لیکن وہ ہاسٹل کے قوانین کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ جارڈن، تم آج کل کہاں ہوتے ہو؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم زیادہ تر وقت باہر گزارتے ہو۔ کیوں؟ اینتھنی جارڈن سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میں باہر نہیں جا سکتا؟ جارڈن نے غصے سے الٹا سوال پوچھا تھا۔ جا سکتے ہو، لیکن… کیا لیکن؟ جارڈن نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کچھ غلط حرکت مت کرنا، اینتھنی نے درخواست کی تھی۔ وہ جارڈن کے غصے اور اس کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ مارتھا کی موت کے بعد وہ اور زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ پہلے تو زیادہ وقت گھر اور جم میں گزارتا تھا یا پریکٹس کرتے ہوئے، لیکن آج کل وہ تھوڑا عجیب سا رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ جلدی جلدی میں ناشتہ کرتا تھا جیسے کہیں پہنچنا ہو، بار بار وقت دیکھتا رہتا تھا۔ ڈونٹ وری، جو کروں گا سب ٹھیک ہی کروں گا، جارڈن نے سرد سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اینتھنی سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ پیرس میں سالانہ بہت بڑا فیشن شو ہو رہا تھا جس کا ایلا کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔ مشکل سے انہیں ٹکٹس ملی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں شو دیکھنے کے لیے ہی نکل رہے تھیں۔ جیسے ہی وہ دونوں پارکنگ ایریا میں پہنچی، ماہی کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اسے روڈ پر ایک بائک کھڑی نظر آئی تھی اور اس پر سوار ہیلمٹ پہنے وہ شخص وہ اسے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ماہی، جلدی چلو، ایلا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ چلو۔ ماہی کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کی نظر بیک مرر سے گاڑی کے پیچھے آتی بائک پر تھی۔ اس کے حواس باختہ ہونے لگے تھے۔ ایلا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ماہی نے ڈرتے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ؟ ریئلی؟ ایلا نے پرجوش سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کی نظروں میں ہیں، ماہی پریشانی سے بتا رہی تھی۔ او کم آن ماہی، ایک تو تم وہمی بہت ہو، ایلا نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دیکھو گاڑی کے پیچھے۔ ماہی نے اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ مرر میں دیکھا تھا، لیکن اب وہ بائک غائب تھی۔ اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ کہاں؟ ایلا نے پوچھا تھا، لیکن ماہی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے ماہی، اور شام کو لے کر تم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکی ہو، ایلا نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ ماہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی، کیا سمجھاتی؟ اس نے واقعی بہت دفعہ اس ہیلمٹ پہنے شخص کو اپنے آس پاس دیکھا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایلا کبھی اس کا یقین نہیں کرنے والی تھی، اسی لیے اس نے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، مہرو واپس نہیں آئی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت اب کچھ ٹھیک تھی۔ ویکینڈ آ گیا تھا، حانم بھی گھر چلی گئی تھی، اور بھی گھر سے آسیہ بیگم کو ساتھ لے کر وہ مہرو کی ماں کی خیریت دریافت کرنے گئی تھی۔ اچھا کیا تم آ گئی ہو، مہرو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ البتہ وہ کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بیمار تھیں۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس جانے کے لیے تیار تھیں۔
اچھا سنو، کل منڈے ہے، تم یونیورسٹی جاؤ گی؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ ہاں، صبح ہاسٹل چلی جاؤں گی، حنم نے جواب دیا تھا۔ کل تم ڈپارٹمنٹ نہیں جاؤ گی، شام 4 بجے سے پہلے تم نے نیب کے آفس پہنچنا ہے۔ ہاسٹل سے آٹو لے لینا یا پھر اوبر کروا لینا، لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے، مہرو نے رازداری سے کہا تھا۔ حنم اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ بتانا کیوں نہیں؟ حنم کو حیرانگی ہوئی تھی۔ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی بس اتنا یاد رکھو کہ 4 بجے سے پہلے نیب آفس کے سامنے، میں وہیں آ جاؤں گی۔ مہرو نے 4 بجے پر زور دیا تھا۔ یہ تم دونوں سرگوشیوں میں کیا باتیں کر رہی ہو؟ تھوڑا اونچا بولو، ہمیں بھی پتہ چلے۔ مہرو کی بھابھی نے شرارتاً دونوں کو چھیڑا تھا۔ نہیں نہیں بھابھی، کچھ نہیں، ایسے ہی، مہرو نے جواب دیا تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ چکی تھی۔ مہرو کی باتوں نے حنم کو الجھا دیا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ تو مہرو مل کر ہی بتا سکتی تھی۔ حنم مہرو کی بات کو لے کر ساری رات سوچتی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہرو کو نیب آفس کے پاس کیا کام تھا۔ اسے مہرو سے پوچھنے کے لیے 2 3 بار اس کا نمبر ملایا تھا جو آف جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ جنجلا گئی تھی۔ اگلے دن بھی وہ اس کا نمبر ملاتی رہی تھی۔ ایک تو وہ چھٹیاں کر رہی تھی جو کہ غلط تھا، اوپر سے فون بھی آف جا رہا تھا۔ حنم اپنے وقت پر ڈپارٹمنٹ چلی گئی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا، وہ کلاس لے کر فری ہوئی تھی جب اسے مہرو کی کال آئی تھی۔ تم پہنچ رہی ہو نا نیب آفس؟ مہرو پوچھ رہی تھی۔ حنم کا اس کی بات سن کر دماغ گھوما تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مہرو؟ فون کیوں بند تھا تمہارا؟ اور تمہیں اس جگہ پر کیا کام ہے؟ حنم نے غصے سے پوچھا تھا۔ پلیز جلدی آ جاؤ، میں ادھر ہی جا رہی ہوں، مہرو کہہ کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ حنم سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کسی کو بھی بنا بتائے یوں کلاس چھوڑ کر اس کی بتائی جگہ پر پہنچنا حنم کے لیے بہت عجیب تھا۔ کہیں مہرو کسی مصیبت میں تو نہیں؟ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تھا اور بالآخر وہ ہمت کر کے یونیورسٹی سے باہر نکل آئی تھی۔ 3:40 پر وہ نیب آفس کے سامنے تھی۔ وہاں آرمی کی کثیر تعداد نظر آ رہی تھی۔ حنم کا دل گھبرا رہا تھا۔ مہرو کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ 15 منٹ وہ روڈ پر کھڑی رہی تھی۔ لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس نے اپنی بڑی سی چادر کو اچھے سے خود پر لپیٹ رکھا تھا اور آدھا منہ چھپا ہوا تھا۔ حنم نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مہرو کا نمبر ملاتی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ اسے فٹافٹ جھک کر موبائل اٹھایا تھا جو بند ہو چکا تھا۔ حنم کے ابوسان خطا ہوئے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ 4:30 ہو گئے تھے لیکن مہرو نہیں آئی۔ اب موسم ابر آلود ہو رہا تھا اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بار بار کوشش کرنے پر بھی شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ موسم اس کا اس کا موبائل آن نہیں ہوا تھا۔ اس جگہ پر وہ آٹو میں آ گئی تھی لیکن اب واپس جانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاڑیاں، لوگ اور ہر طرف پھیلا شور اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کالج سے گھر اور گھر سے کالج سے اکیلی گئی تھی۔ لاہور میں رہنے کے باوجود اس نے دوسروں کی طرح لاہور پورا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی 5 بجے تھے، حنم کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مہرو نہیں آئی تھی۔ وہ اسے کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ حنم کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ اللہ اس کی مدد کرے، اور پھر کچھ دیر بعد ایک گاڑی اس کے سامنے رکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آرجے نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ حنم اپنے سامنے آرجے کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پہلی بار اسے آرجے کو دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ وہ اس وقت اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ وہ میں حنم کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، اس کا انداز حکمیہ تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے حنم دوسری طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ حنم کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ کسی کا انتظار کر رہی تھی؟ آرجے نے نارمل سے لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، حنم نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، البتہ اس کی آواز رند گئی تھی۔ اوکے، آرجے نے گاڑی کا رخ کیمپس کی طرف موڑ دیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں یہاں کیا کر رہی تھی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد آرجے نے دوبارہ پوچھا تھا، جبکہ حنم اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر آرجے وہاں نہ آتا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اسے مہرو پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا، اور اسے بھی زیادہ خود پر، جو بے وقوفوں کی طرح وہاں چلی آئی تھی۔ حنم نے آرجے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آرجے کو اس کی خاموشی چڑھا رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں میوزک لگا دیا تھا۔
प्लीज़ इसे बंद करो। हानम ने इल्तिजा की थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। और गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे जल्दी हॉस्टल पहुंचना है। उसे परेशानी हो रही थी कि अगर वो मुकर्ररा वक्त तक हॉस्टल ना पहुंची और लेट हो गई तो वार्डन उसे नहीं बख्शेगी। उसकी बात का आरजे पर उल्टा असर हुआ था। उसने गाड़ी की रफ्तार कम जबकि म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर दिया था। हाना ने आंखें मीच कर खुद को कुछ गलत कहने से रोका था। उस वक्त वो उसके रहमो करम पर थी। मुझे यहाँ मेहरू ने बुलाया था, कुछ काम था हमें, लेकिन वो लेट हो गई, आ नहीं सकी। बिलाखिर उसे बोलना ही पड़ा। उसकी बात सुनने के लिए आरजे ने म्यूजिक बंद किया था। ओके, वो बस इतना ही कह पाया था। खामोशी, खामोशी। एक तवील खामोशी छा गई थी। वैसे हो तो तुम 5 फुट 4 इंच की, लेकिन नखरा क्यों है इतना तुम में? आरजे की बात पर हाना ने हैरत से रुख मोड़कर उसे देखा था। वह अब उसे घूर रही थी। हाँ ना, इतनी हाइट है तुम्हारी, 1 इंच ऊपर नीचे हो सकता है। वो ढीठों की तरह हंसा था। वैसे तुम्हारा मेरी गाड़ी में बैठना इस बात की गवाही देता है कि या तो मैं निहायत बाकिरदार लड़का हूँ या फिर तुम भी मेरे ही जैसी हो। वो कहका लगाकर हंसा था। हाना बस खुद पर जब्त कर रही थी। वो कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती थी जिससे आरजे को गुस्सा आता और वो उसे छोड़कर चला जाता। मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। हानम का लहजा कारदार था। आरजे का कहका बुलंद हुआ था। क्या बात है? वैसे ना, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर होती भी तो मैं ज़बरदस्ती के कायल नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे याद आया, तुम तो मेरी कानूनी बीवी हो, मेरी गाड़ी पर हक रखती हो। इसीलिए मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि तुम अपना हक इस्तेमाल कर रही हो। वो उसे चिढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। तुम्हारा नाम किसने रखा था? अब हानम किसी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। मैंने खुद। वो फिर हंसा था। रूहान की बात कर रही हूँ। वो वो मॉम ने रखा था। आरजे ने बताया। क्या तुम्हें पता है कि रूहान का मतलब क्या है? हानम ने पूछा। रूहा जैसा पाक साफ। आरजे की नाम में गर्दन हिलाने पर हानम ने बताया था। वाओ! ना चाहते हुए भी आरजे मुस्कुरा दिया था। और मुझे दुनिया में तुम्हारी रूह से ज्यादा गलाजत में लिपटी रूह किसी और की नजर नहीं आई। आरजे के कहके को ब्रेक लगी थी। अचानक उसके चेहरे पर सख्ती छा गई थी। और मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं। और तुम्हें भी मुझ पर इतनी गहरी नजर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सख्त से लहजे में बोला था। हानम खामोश हो गई थी। कौन सा हॉस्टल है तुम्हारा? वो लोग गेट नंबर 4 से हॉस्टल एरिया में दाखिल हो गए थे। पहले बॉयज़ हॉस्टल था। हॉस्टल एरिया में रौनक लगी हुई थी। हर तरफ लड़के घूमते नजर आ रहे थे। कुछ आगे आने पर एसटीसी वाले रास्ते पर लड़कियां और लड़कों के ग्रुप चहलकदमी कर रहे थे। यही उतार दें, मैं खुद चली जाऊंगी। हानो ने तमीज से कहा था। मैंने पूछा हॉस्टल नंबर बताओ। और बेफिक्र रहो, मैं तुमसे मिलने हॉस्टल नहीं आने वाला। वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला था। 11। हानम ने जवाब दिया था। कुछ मिनट बाद वो उसके हॉस्टल के सामने खड़े थे। हानम बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकली थी और फटाफट हॉस्टल के गेट की तरफ बढ़ गई थी। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, आरजे ने गहरा सांस लिया था। शाम के 7 बज रहे थे। अब वो गाड़ी वापसी के लिए मोड़ चुका था। हानम ने हौसला आने के बाद शुक्राने के नफल अदा किए थे। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की थी। उसे मेहरू पर शदीद गुस्सा था और इसी गुस्से की वजह से उसने दोबारा मेहरू को कॉल नहीं की थी। अगले दिन मेहरू हॉस्टल आई थी। उसके सर पर पट्टी बनी हुई थी। हानम उसे यूं देखकर हैरान रह गई थी। सॉरी हानम, कल जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मेहरू ने बताया था। हानम को इस पर जितना भी गुस्सा था उसकी हालत देखकर कम हुआ था। प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने बाद में तुम्हारा नंबर मिलाया था लेकिन वो बंद जा रहा था। हानम के सर्दो जामे तासरात देखकर मेहरू ने सफाई पेश की थी। ठीक है। हानम इतनी भी पत्थर दिल नहीं थी। अब वो उसे ड्राइवर के बारे में पूछ रही थी जिसे ज़्यादा चोटें आई थीं। तो आज के एपिसोड को हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक की स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास किसी और नॉवल की रिकमेंडेशन है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।